Hello, dear students. Welcome to IFS. Good morning to all. और चलिए आप सभी का स्वागत है आज के लाइव सेशन में। जैसा कि आपसे वादा किया हुआ था कि गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो भी हैं गेट लाइफ साइंस के, वो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। और आज के सेशन में बॉटनी का 2018 वाला जो भी पेपर है गेट लाइफ साइंस का, उसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उसे डिस्कस किया जा रहा है। थोड़े से क्वेश्चंस जो मेरा अभी तक का एनालिसिस रहा है इस पेपर के बारे में, क्वेश्चंस थोड़े से टफ आप कह सकते हो। जो भी क्वेश्चंस थे, जितने भी टफ थे, उन सारे टफ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों कि टफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नहीं हैं जो हमसे सॉल्व नहीं होंगे। जो सबसे ज़रूरी पोर्शन है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो होता है नॉलेज। हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, टॉपिक, तो आसानी से ये सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने लायक थे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, अगर आप कंटिन्यूसली स्टडी के टच में नहीं हैं और आपने 2018 का पेपर दिया था, तो बॉटनी वाला सेक्शन थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ दिखता है। इंतज़ार कर रहा हूँ फिलहाल और भी कुछ फ्रेंड्स एक साथ यहाँ पर आ जाएं, ऐड हो जाएं, ज्वाइन कर लें और फिर शुरुआत करते हैं सेशन की। उसके पहले वो सारे लोग जो कि ज्वाइन हो चुके हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, ऑल डियर एस्पायरेंट्स। तो सुमन जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आप हर सेशन में होते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे स्टूडेंट्स लगातार हमारे सेशंस में आते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है और इससे हमें भी एनकरेजमेंट मिलती है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सुमित्रा जी गुड मॉर्निंग, पंकज जी गुड मॉर्निंग, मनोज कुमार जी आप भी लगातार सेशंस में बने रहते हैं, सो गुड मॉर्निंग। मिली पांडे गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र कुमार जी, वैसे तो कई सारी किताबें हैं, मैं किसी एक किताब का नाम नहीं लूंगा एवोल्यूशन पढ़ने के लिए। बहुत सारी किताबें हैं एवोल्यूशन को पढ़ने के लिए जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको जो कन्वीनियंस लगे, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो किताब हो, उस किताब को आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गरिमा जी गुड मॉर्निंग। तानिया जी हेलो, गुड मॉर्निंग। जगदीश चौधरी जी धन्यवाद, आपने भी लगातार हमारे लाइव सेशंस को ज्वाइन किया है, अभी भी आप लाइव सेशंस के लिए आए हैं, धन्यवाद, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आकाश जी गुड मॉर्निंग। जी योगेश जी रिजल्ट आ चुका है। फिलहाल वो सारे बच्चे जिन्होंने नेट का एग्जाम दिया था वो बहुत ही खुश होंगे। वो सारे बच्चे जिन्होंने 6 महीने साल भर लगातार मेहनत की थी और आज सुबह कह लीजिए या कल रात में जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, डेफिनेटली ये बहुत ही खुशी का माहौल होगा। आप सब काफ़ी खुश होंगे और आशा करता हूं कि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हुए हैं और अपनी खुशी को वो हमारे साथ भी शेयर करेंगे। सोनाक्षी श्रीवास्तव जी गुड मॉर्निंग। जी कट ऑफ से रिलेटेड अभी तक तो मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखी, मैं तो जस्ट आपके लिए प्रिपेयर कर रहा था कि जल्दी जल्दी आपसे मॉर्निंग में मिलना है और बॉटनी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। उसी तरह से मैं थोड़ा सा रिजल्ट की तरफ फोकस ना करके आपके सामने आने की तैयारी कर रहा था। गुड मॉर्निंग टू आरिफ हुसैन, गुड मॉर्निंग भाई। और जैसा कि नए साल में नई चीज़ें हो रही हैं, नई चीज़ें होंगी, रिजल्ट आपका आ चुका है, जो खुशियां हैं आप डेफिनेटली मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आशा करता हूं कि आप उन सारे फ्रेंड्स के साथ, उन सारे दोस्तों के साथ जो आपकी तरह ही नेट क्वालिफाई होना चाहते हैं या किसी भी तरीके का नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन सारे दोस्तों को कृपया करके ये बात शेयर करें कि नए साल में न्यू बैचेस शुरू किए जा रहे हैं IFS द्वारा।
अलग अलग कोर्सेज के लिए CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए कोर्सेज शुरू कर रहे हैं और CSIR के अलग अलग स्ट्रीम्स में मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस में भी नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। याद रखें दोस्तों कि जैसे हम आज खुश हैं रिजल्ट आने की वजह से, वैसी खुशी बाकी लोगों को भी मिले, वैसे ही लोग जो अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं CSIR नेट, गेट, सेट जैसे एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन्हें भी इसका फायदा मिले। जी मंजीत जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर योर विश फॉर हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी हाँ, एक एक करके मैं सारे बैचेस के बारे में बताऊंगा। CSIR नेट की नई बैचेस तो हम शुरू कर ही रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर या स्टेट लेवल पर, उन सब की नई बैचेस की शुरुआत हो रही है। जैसे कि CSIR के बारे में मैंने आपको बता दिया। नाउ दिस न्यू बैच इज फॉर द BARC बायोलॉजी ट्यूब। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। तो BARC का भी नया बैच शुरू हो रहा है 4 जनवरी से। एंड ICMR JRF, याद रखिए दोस्तों कि जब हम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं जहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन मिलेगा और कुछ सालों की फेलोशिप मिलेगी, तो ऐसे एग्जाम्स तो डेफिनेटली जरूरी हैं अगर आप आपकी लाइफ में PhD जैसे एम्स रखते हैं, साइंटिस्ट बनने जैसे एम्स रखते हैं। उसी के साथ साथ साइंटिस्ट बनते हुए परमानेंट पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, आप परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर द BARC कोर्सेस। जी काफी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत क्योंकि सिलेबस में अपडेट आया है आकाश जी, तो सिलेबस में जो बदलाव हैं उन बदलावों के हिसाब से आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। बाकी जो आपने क्रैश कोर्स में पढ़ा हुआ है वो काफ़ी है एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने के लिए। सुमित्रा जी गुड मॉर्निंग, और आई होप बहुत सारे फ्रेंड्स ज्वाइन हो चुके हैं और एक एक करके मैं आपके सामने जैसे कि रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नए कोर्सेज कौन से लॉन्च हो रहे हैं। DBT JRF के भी नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं 4 जनवरी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, good morning and thank you for joining the session. चलिए अब शुरुआत करें आज के सेशन की और आते हैं सीधे सीधे हमारे बॉटनी वाले पेपर के ऊपर। आसान से क्वेश्चंस जैसे कि हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखें दोस्तों कि कभी कभार अगर क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपसे कभी भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जिसको सॉल्व करने में आपको 5 से 10 मिनट लग जाएं। डेफिनेटली ऐसे केसेस में क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ ट्रिक होता है, कुछ ना कुछ ऐसे छोटी बातें होती हैं जो हमें कैच करनी होती है और हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हमेशा ही ज़रूरी है कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल होगी वो डिसाइड की हुई होती है क्वेश्चन में, और इसका हमेशा ही हमें ध्यान रखना है। हो सकता है कई सारे क्वेश्चन उनके अंदर दिए हुए हिंट से ही सॉल्व हो जाए। तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने कोशिश नहीं की होगी एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से। आते हैं सीधे सीधे सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बॉटनी के। सोनिया जी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूँगा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इस लाइव सेशन के अंदर। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। गारंटी देता हूं कि इस पूरे के पूरे सेशन के खत्म होने के बाद 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ नया सीख करके जाओगे इस लाइव सेशन से। सबसे पहला क्वेश्चन, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट गिविंग योर आंसर इनटू द कमेंट बॉक्स।
सुनीता जी, डीबीटी के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? जी, फॉर्म स्टार्ट होने में समय है, लेकिन कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। आप अगर पहले से ही प्रिपेयर होंगे तो फिर जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कभी भी आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसके लिए तैयार होंगे। सो आंसर आने शुरू हो चुके हैं। तानिया जी का आंसर आ चुका है ए, जगदीश जी का भी आंसर आ चुका है ए, और मैं वेट कर रहा हूं बहुत सारे आंसर्स का। काफी सारे लोग डेफिनेटली यहां पर प्रेजेंट हैं और ये काफी सारे लाइव स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। तो मैं वेट करूंगा आपके क्वेश्चन आने तक का। सोनिया जी का भी आंसर आ चुका है और आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं एक एक करके। जी, बायोलॉजी ट्यूब, आपका भी आंसर आ चुका है। सुमित्रा जी का आंसर आ चुका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आंसर आ चुका है, आकाश जी का आंसर आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जी अभिलाषा जी, रिजल्ट आ चुका है भाई, हम रात से ही खुश हैं और बस इसी इंतजार में हैं कि कब हमारे बच्चे हमारे पास कॉल करेंगे और बताएंगे सर हम क्वालिफाई हो गए, हमारा इतने मार्क्स आ गए, ये रैंकिंग है, वो सारी चीज़ें। तो हम तो कब से वेट कर रहे हैं कि कब ये बच्चे आ जाएं और कॉल करके अपनी खुशी को हमारे साथ शेयर करें। जी सुनीता जी, मैंने बता दिया डीबीटी का फॉर्म कब रिलीज होगा ये मैटर नहीं करता, हमें प्रिपेयर करके रखना है उसके लिए। जैसे सीएसआईआर नेट की बैचेस शुरू हो रही हैं, फॉर्म डेफिनेटली एग्जाम के 1 या 2 महीने पहले भरा जाएगा, लेकिन हमारे बैचेस उससे पहले शुरू हो जाते हैं। हमें उसके पहले ही प्रिपरेशन करनी शुरू कर देनी है और डेफिनेटली हम जानते हैं कि साल में एक बार डीबीटी का एग्जाम होता ही है। सो इस क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ बढ़ते हुए, नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जाहिर सी बात है सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। Xanthium is the correct answer, the member of Asteraceae, which produces 2 different types of seeds. Dimorphic seeds produce करता है जो कि इन्हें अलग अलग सीजन्स में ग्रो होने में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा बॉटनी टाइप क्वेश्चन, क्योंकि हम बॉटनी पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो ये बॉटनी टाइप का क्वेश्चन हो गया। कविता जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन था, इससे हमने शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और काफी आसान क्वेश्चन ये भी है। शुरुआत के 2 क्वेश्चन डेफिनेटली काफी आसान है। सो स्टार्ट गिविंग योर आंसर। अपना आंसर आप दे सकते हैं। द जीन फॉर माइक्रो आरएनए in plants are usually transcribed by. So the gene for micron RNA, ऐसा कोई भी जीन जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है उससे माइक्रो आरएनए बनने वाला है। सो कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है जो कि माइक्रो आरएनए या एमआईआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करवाने में काम करता है? सीधा सीधा क्वेश्चन है ये और सीधे सीधे आंसर भी आप दे पाएंगे डेफिनेटली। एंड यस, करेक्ट आंसर आप देना शुरू कर चुके हैं। एवरीथिंग इज फाइन, आपका भी आंसर आ चुका है। जी जगदीश जी, यस आपका भी आंसर आ चुका है और ज्यादातर लोग बी के साथ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। कविता जी ने आंसर दिया है डी। तो क्वेश्चन तो काफी इजी है, अब सिर्फ और सिर्फ सही आंसर देने की देरी है। सही आंसर देते ही आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, सॉरी 1 मार्क मिलेगा। शुरुआती क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। जी आकांक्षा जी, अभी मैंने जो आंसर कीज हैं वो वेरीफाई नहीं किए हैं, तो
क्योंकि मैंने वेरीफाई नहीं किया है, मैंने भी इसको देखा नहीं है। जैसा कि मैं कह चुका हूं, मैं प्रिपेयर कर रहा था आपके सामने आने के लिए, बॉटनी पेपर डिस्कस करने के लिए, और बस इसी वजह से। तो जैसे ही मैं ये सारी चीज़ें देख लूँगा, आपको इस तरह की रिप्लाईज भी मिल जाएंगी। तो फिलहाल तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। देखते हैं मरकैप्टोइथेनॉल के ऊपर जो क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली क्या था और उसमें सही आंसर क्या होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 2। सो जब कभी भी हम mRNA सिंथेसिस की बात कर रहे हैं, so RNA polymerase 2 is mainly responsible for the synthesis of pre-miRNA, और pre-miRNA से बाद में जो भी सीरीज ऑफ मॉडिफिकेशंस हैं, उनके बाद फाइनली miRNA बन जाएगा, मैच्योर miRNA बन जाएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द RNA polymerase 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ये क्वेश्चन है। योगेश जी परसेंटाइल कट ऑफ क्या रहेगी जनरल की? मैं फिर से कह दूं कि अभी मैंने ये सारी चीजें एनालाइज नहीं की, मैंने अभी जो भी लेटेस्ट अपडेट आया है मैंने नहीं देखा भाई। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड नाउ यू कैन स्टार्ट गिविंग योर आंसर। एसी एंड डीएस एलिमेंट के बारे में एक क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है ये। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सुमित्रा जी का आंसर आ चुका है। सुमित्रा जी ने आंसर दिया है सी। Which of the following or which of the statement is true for transposable element AC and DS? AC and DS ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के लिए कौन सी बात सही है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। एवरीथिंग इज फाइन ने आंसर दिया है बी। जगदीश जी ने आंसर दिया है बी। पवन जी, आपका आंसर नहीं आया। कविता जी का आंसर आ चुका है सी। मंजीत यादव जी कह रहे हैं सर एमएससी बॉटनी के बैच। जी एमएससी बॉटनी के बैच शुरू होने में थोड़ा सा समय है, अभी फिलहाल इससे रिलेटेड कोई बैच नहीं आ रही है। थोड़ा समय के बाद आने वाले टाइम में डेफिनेटली एमएससी बॉटनी की बैचेस भी शुरू होंगी। अगर आप एमएससी एंट्रेंसेस के बारे में पूछ रहे हैं तो जी हाँ, एंट्रेंसेस से रिलेटेड जो भी बैचेस हैं वो जरूर शुरू हो रही हैं। तो पंकज जी का भी आंसर आ चुका है बी। सोनिया जी का आंसर आ चुका है सी। पवन जी का आंसर आ चुका है सी। और अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? एंड द करेक्ट आंसर इज सी। जी पवन जी, परसेंटाइल दिया जाता है जब से एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करना शुरू कर दिया है, तब से परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट भी शुरू हो चुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दैट इज सी। ओनली एसी इज अ ऑटोनोमस बिकॉज इट एनकोड इट्स ओन ट्रांसपोजेज। सो ये जो भी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो फिर जो AC एलिमेंट है इट कैन मूव इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, बट द DS एलिमेंट इट कैन नॉट इंडिपेंडेंटली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जब कभी भी DS एलिमेंट को मूव करना होता है सो इट रिक्वायर AC एलिमेंट अलोंग विद इट, देन ओनली इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनटू द जीनोम। सो अगर हम सारे के सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ें तो एक एक करके सबको एलिमिनेट किया जा सकता है। जो सबसे सही स्टेटमेंट है यहां पर दैट इज द AC इज ऑटोनॉमस बिकॉज उसके पास खुद का ट्रांसपोजेज एंजाइम कोडिंग जीन प्रेजेंट है।
सो अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा था थोड़ी सी टफ क्वेश्चंस आने शुरू हो चुके हैं अब, और बहुत ज्यादा टफ नहीं है बट फिर भी कोशिश करें एक बार इन्हें समझने की। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, सही स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करें। तो मेरे पीछे कुछ स्टेटमेंट्स अगर छुप रहे हैं तो मैं यहां से थोड़ा सा so now you can see the entire question। so आंसर देना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 4, और सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? याद रखिए हम बात कर रहे हैं SI दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट की, और SI सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट में हमें दो तरीके के ऐसी प्लांट फैमिलीज हैं, दो तरीके की प्लांट फैमिलीज कह लीजिए या फिर दो तरीके के ऐसे मैकेनिज्म्स कह लीजिए जिसके थ्रू प्लांट्स के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखी जाती है। ये जो दो मैकेनिज्म्स हैं जिसमें हम रिसेप्टर लाइक काइनेज और राइबोन्यूक्लिएज ऐसे दो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, which is mainly responsible for the self incompatibility in certain plant families। ऐसा बताया जाता है कि अप्रोक्सीमेट 40% जो भी प्लांट्स हैं उनके अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट या मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो आंसर आने शुरू हो चुके हैं। जगदीश जी का आंसर आ चुका है सी, एवरीथिंग इज फाइन आंसर है ए। देन सोनिया जी का आंसर है डी, ज्योति यादव जी का भी आंसर आ चुका है डी। तो चलो फटाफट बाकी लोग भी कोशिश करें, कोशिश कीजिए, ये आपका एग्जाम नहीं है, आप एटलीस्ट गेस करने की कोशिश करें, क्योंकि सही होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्रॉस चेक हो जाएगा, गलत होंगे तो आपने कुछ नया सीखा होगा। डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली नया सीखोगे। सो अटेम्प्ट करें क्वेश्चंस को, आंसर बिंदास दीजिए, गलत हुआ तो गलत हुआ, सही हुआ तो सही हुआ, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने के बाद। आरिफ जी का आंसर आ चुका है, तानिया जी का आंसर आ चुका है, बायोलॉजी ट्यूब का आंसर आ चुका है, साइंस टेक्नोलॉजी का आंसर आ चुका है सी। सो देखते हैं सही आंसर क्या होगा, लेकिन कोशिश सारे लोग करें। क्वेश्चन टफ है, हम इसको टच नहीं करेंगे, नेगेटिव मार्क हो जाएगा, आपका एग्जाम नहीं चल रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर योर आंसर्स। अब आंसर्स आ रहे हैं बरबर के। सुधा जी आपका भी आंसर आ चुका है, मिली जी का भी आंसर आ चुका है, सुमित्रा जी का आंसर आ चुका है, कविता जी का आंसर आ चुका है, पंकज जी का आंसर आ चुका है। सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, अब इसके बारे में बात की जाए। एंड द करेक्ट आंसर विल बी डी। करेक्ट आंसर डी है यहां पर इस क्वेश्चन का। अब कॉन्सेप्ट को समझिएगा, राइबोन्यूक्लिएज जिसे हम GSI दैट इज गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। सो गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए राइबोन्यूक्लिएज मेजर रोल प्ले करता है कुछ प्लांट फैमिलीज के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं सोलेनेसी प्लांट फैमिली की बात करूं, इस प्लांट फैमिली के अंदर राइबोन्यूक्लिएज दिस पर्टिकुलर एंजाइम इज responsible for the gametophytic self incompatibility। लेकिन रिसेप्टर लाइक काइनेज ये जो है ये SSI के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन ब्रासिका प्लांट्स और ब्रासिकेसी प्लांट्स। तो यहां पर हमें जो चीज ध्यान रखनी है, जो इस क्वेश्चन में से हमको सीखना है, ये वाली बात तो सही है, दैट इज GSI in case of Solanaceae plant families is due to the ribonucleases। बट अगर हम SSI की बात कर रहे हैं, दैट इज स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन ब्रासिकेसी, सो दैट इज ड्यू टू द रिसेप्टर लाइक काइनेजेस। तो
तो यहां पर गैमेटोफाइटिक की बजाय अगर क्या होता, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फॉर द ब्रासिकेसी, तो ये ज्यादा सही होता। सो द करेक्ट आंसर इज डी इन दिस केस। उसी के साथ साथ हमने कुछ और एक नई बात सीखी, दैट इज द रिसेप्टर लाइक काइनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन ब्रासिकेसी मेंबर्स। आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इकोलॉजी से ये क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपको कोई हिचकिचाहट, कोई डर होगा। सो नाउ स्टार्ट गिविंग योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इकोटोन? इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोटोन। इकोलॉजी में कितनी बार पढ़ाया गया होगा इकोटोन क्या होता है, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है इकोटोन के बारे में। सो जल्दी जल्दी आंसर्स देना शुरू करें। जी हाँ, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। सुमित्रा जी का आंसर आ चुका है बी, शायरी गुप्ता जी का आंसर आ चुका है बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, डेफिनेटली आप यहां पर बेझिझक आंसर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया सुमित्रा जी, ट्रांजिशन जोन, बहुत अच्छे। सुखन, राधिका जी, पंकज, कविता, जगदीश, मिली, बहुत बढ़िया। सारे लोगों ने आंसर दिया है बी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आंसर आपने भी दिया है बी। बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। जी जगदीश जी, आपका आंसर आ चुका है और आंसर इज बी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फिर से मिलते हैं आपको 1 मार्क। द शैडो ऑफ ट्री, बॉटनी वाले आदमी, आपका भी आंसर है बी और बहुत बढ़िया सही आंसर है। सो इकोटोन या ट्रांजिशन जोन्स हम पढ़ते हैं जनरली कि एग्जैक्टली क्या होता है, जहां पर 2 इकोसिस्टम्स आपस में मिल रहे होते हैं, या वो पर्टिकुलर जोन जहां पर ट्रांजिशन देखने को मिलता है कि एक इकोसिस्टम खत्म हो रहा है, दूसरा नया इकोसिस्टम शुरू हो रहा है। उन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट जोन है उसी को हम ट्रांजिशन जोन, इकोटोन या जोन ऑफ टेंशन भी कह देते हैं। सो ऐसे अलग अलग टर्म से जाना जाता है। तो सबसे सही आंसर, सबसे सही स्टेटमेंट, an ecotone is an interface zone of 2 or more ecosystem. बाकी सारे स्टेटमेंट्स गलत है। सो यस, द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन वाज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने कहा है 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो 1 मार्क्स जितना दिमाग खर्च हो सके इतना ही आपसे टफनेस वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी, ट्रांजिएंट बाउंड्री, बहुत बढ़िया। सो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क जितना ही दिमाग लगाना है। इकोटाइप तो किसी स्पीशीज के लिए यूज किया जाता है, जबकि इकोटोन एक ऐसे जोन के लिए यूज किया जाता है, एक ऐसे पैच के लिए यूज किया जाता है जो किसी भी इकोसिस्टम के या 2 इकोसिस्टम के मुहाने पर, किनारों के आसपास में पाए जाते हैं। तो इकोटाइप तो हम स्पीशीज के लिए यूज करते हैं कि कोई स्पीशीज है जो कि किसी 2 अलग अलग इकोसिस्टम्स में सेम तरीके के फंक्शन करने वाले कुछ ऐसे स्पीशीज हो सकते हैं। तो जनरली इकोटाइप हम स्पीशीज के लिए यूज करते हैं। इकोटोन ये किसी पर्टिकुलर जोन को डिफाइन करता है। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जी, इस क्वेश्चन का आंसर आना शुरू हो चुका है। मनोहर जी का आंसर है सी, सोनिया जी का आंसर है सी, सुमित्रा जी का आंसर है सी, कविता वर्मा जी आपका भी आंसर आ चुका है सी, मिली जी ने आंसर दिया है बी, जगदीश जी का भी आंसर आ चुका है बी, आरिफ का आंसर है सी, शायरी गुप्ता जी का आंसर है बी, राधिका महेश्वरी जी का आंसर है सी। मनस जी कह रहे हैं 100 टाइम्स।
तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर यह है कि जब कभी भी आप कहते हैं कि किसी भी एसिड या बेस में 1 फोल्ड चेंज आया है, मतलब pH अगर 4 था तो 5 हुआ, या 5 था तो 6 हुआ, या 6 था तो 7 हुआ। pH में जब कभी भी 1 फोल्ड चेंज आता है, सो दैट चेंज इज एक्चुअली द लॉगरिथमिक। एक यूनिट चेंज हो रहा है मतलब वो 10 टाइम्स चेंज हो रहा है। याद रखिएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 टाइम्स, क्योंकि यहां पर जो भी चेंज होगा दैट इज विल बी लॉगरिथमिक चेंज। सो अब अगर हम कह रहे हैं कि 4 से क्या हो गया है, 6 हो गया है, तो बताइए कि अब कितने टाइम 2 यूनिट चेंज आया है, लेकिन अब 10 इंटू 10 होगा, तो टोटल 100 टाइम चेंज आ गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि pH के केस में अगर 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, सो इट इज एक्चुअली द 10 टाइम चेंज इज अकरिंग। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 टाइम्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। बहुत अच्छे, जिन लोगों ने भी सी आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, आपको पता है कॉन्सेप्ट। लेकिन जिन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा था या उन्हें पता नहीं था, ध्यान रखिएगा कि 1 यूनिट में चेंज मतलब हम 10 टाइम चेंज करेंगे तो 1 यूनिट का चेंज आएगा। ऐसे यहाँ पर 2 यूनिट का चेंज बोला गया है तो इट विल बी द 100 टाइम्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो कुछ नया सीखा आपने, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस yang, or we can call as a lang lang oil? Y को साइलेंट कर दें। So lang lang oil, it is obtained from which plant? So आंसर देना शुरू करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन बॉटनी वालों के लिए, लेकिन वो बच्चे जो बॉटनी के नहीं हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई बात नहीं, जो बॉटनी के बैकग्राउंड के नहीं है, अगर वो इन क्वेश्चंस को एलिमिनेट या छोड़ देते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा है। 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, लेकिन पता हो तो ही सही आंसर आ पाएगा। मनोहर जी का आंसर आ चुका, तो धन्यवाद मनोहर जी, आपका आंसर आ चुका है ए। सोनिया जी का भी आंसर आ चुका है ए। द शैडो ऑफ अ ट्री, आप खुद ही ट्री हैं तो डेफिनेटली आपको तो आंसर आएगा ही ए। कविता वर्मा जी, यस, आंसर आ चुका है आपका भी ए। सुखेन जी, आपका भी आंसर आ चुका है ए। बहुत अच्छे। तो आंसर्स ज्यादातर लोग दे रहे हैं। आइए पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली यहां पर सही आंसर क्या है और बाकी चीजें, और क्या इस क्वेश्चन में से हमें सीखने को मिल सकता है, क्या नया सीख सकते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन का आंसर ए है। बहुत अच्छे। दैट इज द कैनांगा ओडोराटा, which is the plant belongs to family Annonaceae। एनोनेसीज फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि हमने चाफा, एक प्लांट आता विच इज कॉल्ड एज अ ग्रीन चाफा, ग्रीन चाफा का जो भी प्लांट है, आगे उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज एट्रीबॉटरिस, उसके बारे में बात की जाएगी। उसी तरीके का फ्लारिंग, या हम कह सकते हैं जैसे कि सीताफल के प्लांट के अंदर फ्लारिंग आती है, सेम तरीके की फ्लारिंग्स होती हैं, गोल्डन कलरेशन, येलोइश कलरेशन वाली, एंड दे आर हैविंग अ वेरी हाई फ्रेग्रेंस। और उन्हीं के फ्लावर में से ये ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, व्हिच इज कॉल्ड एज अ लैंग लैंग ऑयल। अगर हम कारकम की बात करें, कारकम, दैट बी वाला, दिस स्टेटमेंट, अगर हम बी वाले स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो दिस कारकम कैप्टिकम इज द अजवाइन, जिसे मराठी में ओवा भी कहा जाता है। तो अजवाइन का साइंटिफिक नेम दे रखा है, दैट इज कारकम कॉप्टिकम।
पैंडनस इज अ केवड़ा। पैंडनस जो है ये केवड़ा है। पैंडनस ओड्रोरैट्रिमस, सो दिस इज द केवड़ा प्लांट। एंड पाइमेंटा जो है ये फिर से मिरिटेसी का कोई एक मेंबर है। एंड यहां पर जो सही आंसर है दैट इज डेफिनेटली ए। बट बाकी क्वेश्चंस या बाकी जो ऑप्शंस हैं उनमें उनका मीनिंग क्या है, वो कौन से टाइप के प्लांट्स हैं, इनके बारे में भी आपको पता हो। तो अजवाइन का साइंटिफिक नेम है ये केवड़ा का साइंटिफिक नेम है। एंड दिस इज अ सर्टन सम प्लांट फ्रेग्रेंस कंटेनिंग प्लांट्स ऑफ मिरिटेसी प्लांट फैमिली। जी हाँ, पैंडानस, केवड़ा, बहुत अच्छे मनोहर जी। केवड़ा का साइंटिफिक नेम ही पैंडानस है। जी नेट के अंदर अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इस बार इन्होंने जो क्लासिकल एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी के कुछ पोर्शंस हैं वहां से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं। तो आशा है कि आने वाले भविष्य में अब जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े बहुत इस तरीके के भी होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सुनीता जी कुछ पूछ रहे हैं। हेलो सर। जी मैं बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के आपको नहीं बता सकता। तो एनटी का स्कोर, मार्क्स, रिलेशन, जी हाँ है, कहीं ना कहीं उनमें रिलेशन है। क्या रिलेशन है, किस तरीके से आपको आपका रिजल्ट देखना है, इसके ऊपर डेफिनेटली आपको एक वीडियो आज मिल जाएगा। तो चिंता ना करें, आपके इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारी तरफ से मिलेगा, लेकिन हम जब प्रॉपर एनालाइज कर लेंगे हर चीज को। तो फिलहाल फोकस करें आज के सेशन पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर से इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। पता हो तो आंसर होगा, नहीं पता हो तो आप इस क्वेश्चन से डर जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और डेफिनेटली हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें पता हो। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पोलर ट्रांसपोर्ट के साथ रिलेटेड है ये क्वेश्चन। और कौन सी बात गलत है पोलर ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, वो आइडेंटिफाई करना है आपको। सो आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। कुछ लोगों ने कहा है ए, कुछ लोगों ने कहा है डी। सुनीता जी ने कहा है ओके, थैंक यू। शायरी जी का आंसर आ चुका है बी। सुमित्रा जी कह रहे हैं सुपर इजी। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेटली इट इज अ सुपर इजी क्वेश्चन। और जो बात इस क्वेश्चन को इजी बनाती है दैट इज कि कौन सा प्रोटीन कहां प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर होगा ए। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने आंसर ए दिया है। अब समझिए कि कैसे। जनरली हम जब कभी भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, सो टू डिफरेंट ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन दिस। AUX1 and PIN1 protein is responsible for the polar transportation। अब याद रखिएगा कि ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं जनरली, लेकिन पहली स्टेटमेंट में क्या रखा है, AUX1 इज अ साइटोसोलिक प्रोटीन। सो यहां से ये बात हो जाती है गलत। और अब अगर हम बाकी के स्टेटमेंट्स पढ़ें, सो द पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन अ रूट tend to be both acropetal and basipetal in direction. Okay. Next, NPA
इज एन इनहिबिटर ऑफ पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट? जी हाँ। AUX1 and PIN2 protein are located on the opposite end of cell in polar transport, ये बात भी सही है। We can see this entire thing in this image. ये ऑक्सीजन का जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा होता है ये हमें पता है, ठीक। उसी के साथ साथ AUX प्रोटीन कहां पर होना चाहिए, पिन प्रोटीन कहां पर होना चाहिए? डेफिनेटली दे शुड बी देयर ऑन द अपोजिट एंड्स, दो अलग अलग एंड्स पर होनी चाहिए, राइट। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अगेन द इजीएस्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन इज यूज्ड टू विजुलाइज कैलोज? कैलोज को विजुअलाइज करने के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप कौन से स्टेन का इस्तेमाल किया जा सकता है? आसान क्वेश्चन है। सो विच टाइप ऑफ स्टेन कैन बी यूटिलाइज? इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। टू विजुअलाइज अ कैलोज, कैलोज को विजुअलाइज करने के लिए किस तरीके के स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है? तो जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू कीजिए और आंसर आने शुरू हो चुके हैं। मनोहर जी का आंसर आ चुका है बी, बहुत अच्छे। शायरी जी आपका भी आंसर आ चुका है बी, सॉरी ए। और अब इंतजार कर रहा हूं बाकी लोगों के आंसर का। जी जी आंसर आने शुरू। कविता जी का आंसर है बी, दीक्षा जी का आंसर है बी, सोनिया जी का आंसर है बी, बहुत अच्छी बात है। जगदीश जी ने भी आंसर दे दिया, दीक्षा जी ने भी आंसर दे दिया। सो फिर तो आपको लॉजिक ही समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया। सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली एनिलीन ब्लू। एनिलीन ब्लू ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है NAT टाइप क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनको सॉल्व करने पर कहीं पर भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ जीन XLR18, ये कोई एक जीन है, हैज अ सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम ऑफ 783 बेस पेयर। The approximate molecular weight of the protein in kilodalton, आपको जो भी प्रोटीन बनेगा इस ओपन रीडिंग फ्रेम से, इसकी मॉलिक्यूलर वेट कितनी होगी किलो डाल्टन में बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए, या इस तरीके के इजी क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, इससे इजी तो नहीं पूछने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करें, टाइम लें पूरा और आंसर को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं तो। क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करें, पूरा समय लें और आंसर देना शुरू करें।
सो आई होप आंसर आ रहे हैं या जी हाँ, आंसर आ चुके हैं। 2 लोगों ने आंसर अभी तक दिया है और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, ओपन रीडिंग फ्रेम की जो भी बेस पेयर में लेंथ है वो दे रखी है, कितने बेस पेयर्स हैं वो दे रखा है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है कि अगर हम इसको 3-3 के ग्रुप में करें तो कितने कोडॉन्स बनेंगे। तो क्या कर लेना है आपको, 783 को अगर हम 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करें तो क्या होने वाला है, अप्रोक्सीमेट 261 क्या बनेंगे, कोडॉन्स। सही बात है। और हर एक कोडॉन से हम कह रहे हैं कि उतने ही अमाइनो एसिड। फिलहाल यहां पर यही दिमाग लगाना है। तो कितने अमाइनो एसिड, 261 अमाइनो एसिड, 261 अमाइनो एसिड। अब अगर एक अमाइनो एसिड का एवरेज हम मास देखें तो वो अप्रोक्सीमेट कितना होगा, 110। और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा समथिंग 28,000 के आसपास। 28,000 के आसपास आपका आंसर आने वाला है। सो हम इसको सीधे सीधे 28 किलो डाल्टन भी लिख सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। 28,000 से थोड़ा सा ज्यादा, जैसे कि मनोहर जी ने आंसर दिया है 28.7 किलो डाल्टन। जी हाँ, 28,700 समथिंग जो आंसर आने वाला है, वहीं से हम अप्रोक्सीमेट जो कैलकुलेशन कर रहे हैं दैट इज द 28 किलो डाल्टन का प्रोटीन बनेगा पूरा का पूरा। जो सही आंसर है इन्होंने दे रखा है 28 से 31 के बीच में, इस रेंज में कोई आंसर आएगा। और हमारा आंसर जो यहां पर सही आ चुका है दैट इज द 28.7 किलो डाल्टन। अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, याद रखिए ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और बस यही तरीका हमें यहां पर अप्लाई करना है कि पहले कोडॉन निकाल लीजिए कि कितने कोडॉन्स बनेंगे अगर इतने सारे बेस पेयर्स हैं। कोडॉन्स मिल गए तो हर एक कोडॉन से एक एक अमाइनो एसिड आपको काउंट कर लेना है एंड देन सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द एवरेज मास ऑफ अमाइनो एसिड्स व्हिच इज 110। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन। जी कविता जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है, सही आंसर दिया आपने। एनईटी टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन सही हुआ तो डेफिनेटली हमें उसका फायदा मिल जाएगा, गलत हुआ तो नेगेटिव भी नहीं होगा, ये भी कंफर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, आंसर देना शुरू करें। स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर आइदर ट्रू और फॉल्स, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। जो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उनमें से कुछ गलत हैं कुछ सही हैं, हमें सही कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। सो शुरू करें आंसर देना। सबसे पहले स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं तो क्या कहता है सबसे पहला स्टेटमेंट, पी माइटोसिस अकर्स एक्सक्लूसिवली इन डिप्लॉयड मदर सेल्स। एक्सक्लूसिवली जब आप कह रहे हो तो फिर ये कहीं ना कहीं गड़बड़ वाली बात है। माइटोसिस अकर्स एक्सक्लूसिवली इन डिप्लॉयड सेल्स जरूरी नहीं है, हैप्लॉयड सेल्स में भी तो होता है, हैप्लॉयड सेल्स भी तो माइटोसिस कर सकते हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है। और पी वाली स्टेटमेंट कहां पर गलत है वो देखिए। सो ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ दो ही जगह पर है। अगला स्टेटमेंट पढ़िएगा, माइटोसिस अकर्स बोथ इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड मदर सेल्स। ठीक है, ये बात तो कहीं ना कहीं चल सकती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, यहां पर अब क्यू वाली स्टेटमेंट तो यहां पर भी ट्रू है, यहां पर भी ट्रू है, बहुत अच्छे। मियोसिस अकर्स एक्सक्लूसिवली इन डिप्लॉयड मदर सेल, ये बात भी सही है।
अब आगे देख लेते हैं कि आर वाला स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स दे रखा है, यहाँ ट्रू दे रखा है। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया मनोहर जी, स्मिता जी, मिली, सुमित्रा, सुमन, दीपक जी और कविता, आप सभी का आंसर आ चुका है और सही आंसर है। बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है देखने पर लगे ये क्वेश्चन तो ट्रिकी है, टफ है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आपसे कभी भी 4 मार्क्स वाला कोई नॉलेज अप्लाई करने का, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स वाला कोई टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। 2 मार्क्स के लिए इतना समय, जितना समय लग सकता है उतनी ही डीप लॉजिक वाला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ जेनेटिक कंस्ट्रक्ट फॉर हाई लेवल एक्सप्रेशन ऑफ जीन। तो आपको कोई एक ऐसा जेनेटिक कंस्ट्रक्ट बनाना है जिसमें जो भी जीन आप इंसर्ट करेंगे उसका एक्सप्रेशन बहुत ही हाई लेवल पे हो। राज जी, ओके, सो एनकोडिंग द थेरेपेटिक प्रोटीन, कोई प्रोटीन है जो थेरेपेटिक प्रोटीन है, प्रोटीन नंबर 18 ऐसा नाम है इसका, TP18 वाया प्लास्टिड ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखो क्वेश्चन में ये हिंट है, हमें प्लास्टिड ट्रांसफॉर्मेशन वाले टेक्निक का इस्तेमाल करना है। सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ जेनेटिक एलिमेंट फॉर दिस कंस्ट्रक्ट। अब हमें ये सारा का सारा जो भी कंस्ट्रक्ट होगा प्लास्टिड वाले जीनोम में इंसर्ट करना है, प्लास्टिड वाले जीनोम में इंसर्ट करना है। तो प्लास्टिड के अंदर पाए जाने वाले जीन्स की मदद ली जाएगी, प्लास्टिड में पाए जाने वाले प्रमोटर और इनिबिटर की मदद ली जाएगी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था और ये है हिंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं। कई लोगों ने कह दिया है सी सही आंसर होना चाहिए। जगदीश जी भी कह रहे हैं सी सही आंसर होना चाहिए। सो और आंसर्स का इंतजार कर रहा हूं मैं। जल्द से जल्द आंसर देना शुरू करें। तो आंसर्स शायरी गुप्ता जी का आ चुका है, लेकिन और आंसर्स का वेट कर लिया जाए, फिर बढ़ते हैं सही या इस क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ। सुमित्रा जी का आंसर आ चुका है डी। ज्यादातर लोगों ने सी कहा है, कुछ लोग डी कह रहे हैं। और सिर्फ हमें इतना सा यहां पर ध्यान रखना है कि स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट, रूबिस्को के स्मॉल सब यूनिट्स और लार्ज सब यूनिट के जो भी जीन्स हैं वो कहां पर कोडेड होते हैं, जीनोम के अंदर कौन सा हो सकता है और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा हो सकता है। मनोहर जी ने कुछ और बात कही है, दैट इज RBCL इज अ क्लोरोप्लास्ट मार्कर जीन, और यहीं से आपका आंसर बनता है। एंड द करेक्ट आंसर इज डी। ध्यान रखिएगा दोस्तों
कि हम बात कर रहे हैं लार्ज सब यूनिट की, और लार्ज सब यूनिट के लिए जो भी जीन्स हैं वो प्लास्टिड के अंदर पाए जाते हैं। और प्लास्टिड के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं, कहीं ना कहीं हम उनके ही प्रमोटर्स और उनके ही इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या करने के लिए? किसी भी जीन को अगर हम प्लास्टिड ट्रांसफॉर्मेशन वाले तरीके से, या किसी भी जीन को अगर हम प्लास्टिड के जीनोम में इंसर्ट कर रहे हैं तो जो सही आंसर दे रखा गया है दैट इज द डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 13 फोटोसिंथेसिस से ये क्वेश्चन है लाइट रिएक्शन वाला और डार्क रिएक्शन दोनों भी कंबाइन पूछा गया है आपसे, तो जल्दी जल्दी यहां पर आंसर देना शुरू करें आप। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जी कविता जी, अगले क्वेश्चन का जवाब दें। शायरी जी का आंसर आ चुका है सी। बहुत अच्छे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्विंग PS1, यहां तक तो ठीक है। रिजल्ट इन अ नेट प्रोडक्शन ऑफ बोथ ATP एंड NADPH, यहीं से हो गई इससे गलती। अब साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो NADPH भी बनेगा, गलत बात। तो P स्टेटमेंट गलत है, और P स्टेटमेंट क्योंकि गलत है तो A भी एलिमिनेट हो गया और D भी एलिमिनेट हो गया। Q स्टेटमेंट इज ट्रू, और Q स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि अब यहां पर लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ ATP बनती है, तो Q स्टेटमेंट एक ही जगह पर प्रेजेंट है, जो कि दो ऑप्शंस बचे हैं, तो अब सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया। कोई ज्यादा समय नहीं लगता, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगता, आगे के स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ो तो भी आंसर आ चुका है, आपका टाइम भी बच चुका है। ठीक है, सो टाइम भी बच गया हमारा, सही आंसर भी आ गया। 100% श्योर है कि यही आंसर सही होगा। ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे के स्टेटमेंट्स को तो मैंने पढ़ा भी नहीं और मेरा सही आंसर आ चुका है, मुझे 2 मार्क्स मिल चुके हैं और मैं अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फ्रूट कैरेक्टर्स विद देयर फैमिलीज एंड रिप्रेजेंटेटिव प्लांट स्पीशीज। ऐसे टेबुलर क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिलेंगे हर एग्जाम के अंदर। हर एग्जाम के अंदर पिछले पेपर में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, इस पेपर में भी मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। आपको सिर्फ करना यह है कि ऐसे सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बना के रख देनी है, और डेफिनेटली आप देखोगे कि बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। यस, बहुत ही आसान क्वेश्चन। फ्रूट दे रखा है, फैमिली दे रखी है, प्लांट का नाम दे रखा है, तो जो भी फ्रूट हमें याद हो उसको हम लेकर के आगे बढ़े। कि लेग्यूम किस में देखने को मिलता है? लेग्यूम देखने को मिलता है फैबेसी में, और फैबेसी का यहां पर एक एग्जाम्पल है, दैट इज कैनावेलिया। कैनावालिया इज अ फैबेसी मेंबर। ठीक है, अब ऐसा कॉम्बिनेशन कहां दे रखा है? R21, R वाला कॉम्बिनेशन, R21 का कॉम्बिनेशन एक ही जगह पर है, R21। आंसर ही आ गया हमारा। सो लेग्यूम, फैबेसी और कैनावालिया, एक क्वेश्चन को देखते ही हमारा आंसर आ गया, एक कॉम्बिनेशन को मैच करते ही हमारा आंसर आ गया। आंसर तो आ चुका है, समय भी बच चुका है, हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से और हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बात करें। सो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज द कैप्सूल ओपनिंग बाय द अपाइकल पोर। टॉप के ऊपर कुछ पोर होता है जो ढक्कन खुलने से स्पोर रिलीज होते हैं। ऐसा जो
पापावर प्लांट है, अफीम का पौधा होता है, उसके अंदर देखने को मिलता है पापावरेसी, एंड द प्लांट इज पापावर सोमनीफेरा। Q34 Q34 ये कॉम्बिनेशन यहां पर है और कहीं पर भी नहीं है। इस क्वेश्चन से भी अब आंसर हमारा आ सकता था। बहुत ही आसान क्वेश्चन का आंसर निकालना, आसानी से आंसर आ चुका है, बट हम इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि साइकोनस टाइप ऑफ फ्रूट किस में देखने को मिलता है, उसके बाद एटारी ऑफ ड्रूप्स किस में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो S42 एट्रीबॉटरिस के बारे में मैंने आपको बताया था, एनोनेसी फैमिली का एक प्लांट। सो एट्रोबॉटरिस के अंदर, आर्टाबॉटरिस के अंदर भी इस तरीके का कंडीशन देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम हमें याद रखने हैं। एंड फाइनली P13 साइकोनस can be observed into the Morus, or we can say Ficus religiosa. Moraceae is a family for the Ficus religiosa. So the correct answer for this question is B. बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बाय मैचिंग द डिजीज। डिजीज के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन पक्का है। प्लांट पैथोलॉजी में डिजीजेस के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का है हर साल, 2 मार्क्स का कम से कम। कभी कभार तो 2 मार्क्स के भी होंगे, 1 मार्क्स के भी होंगे। तो यहां पर पक्का है ये क्वेश्चन प्लांट पैथोलॉजी का, आने वाले एग्जाम में भी आएगा। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। कॉजल ऑर्गेनिज्म को मैच करें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, कॉजल ऑर्गेनिज्म से एंड प्लांट से। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर तो सोचने वाली बात है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हमें पता है उसके थ्रू जाते हैं। फ्यूजारियम जनरली कॉज करता है विल्टिंग इनटू द प्लांट्स। फ्यूजारियम के जो भी माइक्रोस्पोर्स होते हैं और मेगास्पोर्स होते हैं, ये जाकर के जो भी ट्रकीड्स एंड वेसल्स हैं उसमें जमा हो जाते हैं। दे कॉज अ ब्लॉकेज, चॉकअप ऑफ ट्रकीड्स एंड वेसल्स। और अगर ट्रकीड्स एंड वेसल्स का चॉकअप हो जाएगा तो फिर प्लांट के अंदर एक कंडीशन आएगी जिसको हम विल्टिंग कहते हैं। सो द विल्टिंग इज अ काइंड ऑफ डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द फ्यूजारियम इन्फेक्शन। फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरियम इज अ स्पीशीज। तो अब हम बात कर रहे हैं पनामा विल्ट की, और अगर हमें नहीं पता कि कौन से प्लांट में ये इन्फेक्शन होता है, बट ये तो पता है कि R के साथ 1 का कॉम्बिनेशन बैठेगा। विल्ट यहां पर एक ही जगह पर दे रखा है। सो RN1 का कॉम्बिनेशन कहां पर है, आप ये देखें तो भी आपका आंसर आ गया। ये देखिए, इतनी हिंट भी हमारे लिए काफी है। या फिर इस क्वेश्चन को, या लूज स्मट डिजीज, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द सर्टेन बैसिडियोमाइस्टीज मेंबर्स। एक एग्जांपल है, दैट इज द पुस्टिलागोमेडिस। Q का 4 ये कॉम्बिनेशन कहां पर है? Q का 4 ये कॉम्बिनेशन 2 जगह पर था, बट यहां पर भी है। इस तरीके से काफी आसानी से आंसर दिया जा सकता था। बहुत बढ़िया सुमित्रा जी, बहुत अच्छे। और सही आंसर इस क्वेश्चन का जो है दैट इज द C ओनली। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नाम याद हों, कोशिश कीजिए, हो सकता है एक ऑप्शन मैच करने से ही सही आंसर आ जाए। सो अब इस क्वेश्चन में हमें जो सीखने को मिल रहा है कि पनामा विल्ट जो है ये कहाँ से किस में हो जाता है, कौन से प्लांट में हो जाता है? बनाना में हो जाता है, एंड कॉज्ड बाय द फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरियम। लूज स्मट जो है ये कॉर्न के अंदर होने वाला डिजीज है, और उसी को तो मेज कहते हैं, इसलिए तो मेडिस ये नाम दिया गया है। सो Q14 and then P43, that is the black rot of apple. It is caused by the acidovorax. Sorry, 3. This one. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रेस्पिरेशन मेटाबॉलिज्म। मिक्स है सारा कॉन्सेप्ट। अगर हमने सारे के सारे मेटाबॉलिज्म्स पढ़ रखे हैं, आसानी से
इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी उनके लिए थोड़ा सा टफ। सो what will be the correct answer for the question number 16? इंतजार करें लास्ट के क्वेश्चंस का। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं, उन क्वेश्चंस को हम यहां पर सॉल्व करेंगे और डेफिनेटली आपको जो भी टेक्निक बताई जाएगी वो बहुत काम की होने वाली है। बहुत ही आसान है। क्या ऐसा कोई हिंट है जिससे एक बार में ही आंसर आ जा रहा है? यहां पर भी फोटो रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप है? यहां पर फोटो रेस्पिरेशन का एक ही स्टेप यहां पर दिख रहा है, ग्लाइसिन से सेरीन बनने वाला, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलता है। सो पी का 4 ऐसा कॉम्बिनेशन तो एक ही जगह है। इजीएस्ट क्वेश्चन, जैसा कि शायरी जी ने कहा, वेरी इजी, बहुत आसान। और सही बात है, बहुत आसान। पी का 4 कॉम्बिनेशन एक ही जगह दे रखा है। अब इससे इजी क्वेश्चन कहां मिलेगा? ए कहने वालों जाग जाएं, ध्यान से क्वेश्चन को देखें कि फोटो रेस्पिरेशन वाला स्टेप कौन सा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से इसको भी सॉल्व आप कर सकते हो। कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिर से मैंने बता दिया कि जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ याद हो। यहां पर आपको अल्कलॉइड यूजेज एंड सोर्स स्पीशीज को मैच करना है, सही कॉम्बिनेशन लगाना है। और जरूरी नहीं है कि आपको यूजेज में जो भी लाइनें लिखी उनका मतलब पता हो। नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम एटलीस्ट अल्कलॉइड और सोर्स स्पीशीज को तो सही मैच कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। और इतना भी किया तो सही आंसर आ जाएगा। कोडीन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? कोडीन और मॉर्फिन के लिए हम एक ही नाम पढ़ते हैं बार बार। कौन सा? पापावर सोमनीफेरा। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा, कितनी बार ये प्लांट का नाम हम देखेंगे? पापावर सोमनीफेरा इज कोडेड फॉर द कोडीन। क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिलता है, मैच करने पर हमारा आंसर आता है क्या? पी के साथ क्या हमें 4 का कोई कॉम्बिनेशन मिलता है क्या? पी के साथ 4 का कॉम्बिनेशन एक ही जगह है। और क्या चाहिए? इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? सो क्वेश्चन इजी है, लेकिन टफनेस तब आपको लगेगी जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि कोडीन को जैसे हमने पापावर के साथ में मैच किया, सही आंसर आपके सामने आ गया। पी का 4 कॉम्बिनेशन तो एक ही जगह है। अगर कैफीन की बात करें तो कैफीन जो है ये हमें कोला निटिडास से देखने को मिल जाता है, दैट इज Q3। ये कॉम्बिनेशन कहां पर दिख रहा है? Q3 कॉम्बिनेशन यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन हमारे पास ये पहले से ही मैच हो चुका है। विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन को कौन नहीं जानता? कैथरंथस रोजियस। एस का 2 कॉम्बिनेशन कहां पर है? एस का 2 कॉम्बिनेशन यहां पर भी है और एस का 2 कॉम्बिनेशन यहां पर भी है, बट ये पहले ही एलिमिनेट हो चुका है। सही आंसर तो एक ही हो सकता है, ए। बहुत बढ़िया, आसानी से आंसर दिया जा सकता था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्लांट पैथोलॉजी से ये एक और क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल डिफेंस इन प्लांट्स। केमिकल डिफेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और बहुत ही इजी,
कुछ बेसिक जानकारियां भी अगर आपको पता है तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था। तो प्लांट्स के अंदर जो डिफेंसिव मैकेनिज्म्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूटिव डिफेंस या इंड्यूसिबल डिफेंस के तौर पर पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव डिफेंस मैकेनिज्म्स मतलब ऐसे मैकेनिज्म्स जिसके अंदर कोई स्पीशीज लगातार कुछ ऐसी चीजें बनाती रहती है जो कि उसे प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी तरीके के पैथोजन का हमला हो रहा हो या ना हो रहा हो। सो कॉन्स्टिट्यूटिव डिफेंस मैकेनिज्म उसे कहा जाता है। सबसे पहला स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, दैट इज पिसाटीन अ फाइटोएलेक्सिन, ये एक तरीके का फाइटोएलेक्सिन है, प्रोड्यूस्ड बाय रिसिनस कम्युनिस इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव डिफेंस कंपाउंड। गलत है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूटिव डिफेंस कंपाउंड जो रिसिसिन बनाता है, रिसिनस कम्युनिस बनाता है, दैट इज कॉल्ड रिसिसिन, नॉट द फाइटोएलेक्सिन विच इज कॉल्ड एज अ पिसाटीन। तो ये सीधे सीधे गलत है कि जनरली रिसिसिन प्रोड्यूस होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट इनसाइड द प्लांट फॉर अ कॉन्स्टिट्यूटिव डिफेंस मैकेनिज्म। पी वाली स्टेटमेंट गलत होते ही हमारे दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन, अगले स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए। Phaseolus vulgaris produce a Phaseolus agglutinin 1 which is toxic to the cowpea valley। अब इस स्टेटमेंट का मतलब तो हमें समझ नहीं आ रहा। हो सकता है कि हमें पता हो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगर हमने पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा है तो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अ सिंगल स्टेप नॉन एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड रिलीज अ टॉक्सिक हाइड्रोसाइनाइड एसिड और हाइड्रोसाइनिक एसिड टू प्रोटेक्ट प्लांट अगेंस्ट हर्बीवोर एंड पैथोजन। गलत बात है। इतना तो हम जानते हैं कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स को पूरी तरीके से कन्वर्ट करने के लिए, किस चीज में कन्वर्ट करने के लिए, हाइड्रोसाइनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइमेटिक रिएक्शन होना जरूरी है। इन्होंने कह दिया नॉन एंजाइमेटिक स्टेप है। गलत बात। उसके बाद कह रही है सिंगल स्टेप है, ये बात भी गलत है। 2 स्टेप में ये पूरा का पूरा कन्वर्जन होता है। तो अब आर की वाली जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है, आर स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आंसर हमारा एक ही बचता है, दैट इज बी। राइट। सो अगर मैं इस कन्वर्जन की बात करूं कि साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड कैसे कन्वर्ट होता है, सो 2 डिफरेंट एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल। द फर्स्ट स्टेप इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंड द सेकेंड स्टेप दैट इज द हाइड्रोक्सीनाइट्राइल लाइज। ऐसे 2 स्टेप में ये पूरा का पूरा कन्वर्जन होगा। सिंगल स्टेप कहा हुआ है, गलत हो गया यहीं से। नॉन एंजाइमेटिक कहा हुआ है, यहीं से ये गलत हो गया। द करेक्ट आंसर विल बी द बी। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने और जेनेटिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिस्टेंस बिटवीन एनी जीन। सो किसी 2 जीन के बीच में डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। सो क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं, आपको समय दे देता हूं और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इन अ गार्डन पी डॉर्फ प्लांट्स विद द टर्मिनल फ्लावर्स आर रिसेसिव। तो टर्मिनल फ्लावर्स जो भी हैं वो रिसेसिव हैं। 2 टॉल प्लांट्स विद द एक्सिल फ्लावर। सो टॉल प्लांट्स और एक्सिल फ्लावर्स जो हैं ये हैं डोमिनेंट फीचर्स। True breeding tall plants with axial flowers was crossed with the true breeding dwarf plant and terminal flowers. The
रिजल्टिंग F1 प्लांट्स वेयर टेस्ट क्रॉस्ड, और टेस्ट क्रॉस का जो भी रिजल्ट है वो हमारे सामने लिख रखा है यहां पर कि कितने पेरेंटल मिले। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पेरेंटल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पेरेंटल, क्योंकि पेरेंटल का नंबर हमेशा ही ज्यादा होता है अगर हम रिकॉम्बिनेंट्स से कंपेयर करें। सो रिकॉम्बिनेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये है रिकॉम्बिनेंट और ये है रिकॉम्बिनेंट। और कैसे पता करें कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। सो द टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हम देखेंगे तो ये 800 के आसपास आएगा। और अब आपको कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस कितनी होगी दोनों जीन्स के बीच में। तो शुरू हो जाएं कैलकुलेट करना। और फॉर्मूला अगर हमें नहीं पता है तो फॉर्मूला भी मैं बता दूं कि हमें अगर मैप डिस्टेंस पता करना है, मैप डिस्टेंस पता करना है तो जो फॉर्मूला होगा दैट इज द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, जो भी रिकॉम्बिनेंट्स हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, जो भी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कह दीजिए या ऑब्जर्वेशंस कह दीजिए हमें मिला है। और अगर हमें ये परसेंटेज में चाहिए तो फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट। चलिए आंसर देना शुरू कीजिए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इतना सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है। So what will be the correct answer for this question? सुमित्रा जी ने कहा है 72। अगर 72% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल करके आती है तब तो फिर गड़बड़ हो गई, तब तो बहुत गड़बड़ हो गई। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 50% से ज्यादा निकल करके आ रही है तब तो हम दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आंसर्स का वेट कर रहा हूं मैं और आशा करता हूं कि आप आंसर्स देने वाले हैं। शायरी जी ने कहा है 2, सॉरी 20 होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, कोशिश करें। जो भी परसेंटेज निकल करके आता है यहां पर रिकॉम्बिनेंट्स का, उसी परसेंटेज को हम डिस्टेंस मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू द जी हाँ, जी हाँ, बढ़िया बढ़िया, सही कोशिश कर रहे हैं आप लोग। फॉर्मूला आपके सामने है, सही आंसर्स का मैं इंतजार कर रहा हूं। यस, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट में ही आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। और अगर लास्ट में आप रुके हुए हो, इंतजार कर रहे हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो, डेफिनेटली आपको यहां पर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यस, सुमित्रा जी का आंसर आया है 20.25, ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ है वो। सुमन जी गलत नहीं है, आप भी सही हैं 20, एंड द करेक्ट आंसर विल बी डेफिनेटली 20.25 के आसपास। सही आंसर जो यहां पर होगा वो होगा 20.25। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आ रहा है, कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। समय आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूं कि 2
ट्रू ब्रीडिंग स्नैपड्रैगन एंटीराइनम मजूस प्लांट वन विद रेड फ्लावर, एक जो है वो रेड फ्लावर का प्लांट है, रेड फ्लावर कंटेन करता है, और दूसरा जो है वो व्हाइट फ्लावर कंटेन करता है। एक के पास है रेड फ्लावर, दूसरे के पास है व्हाइट फ्लावर। F1 जनरेशन में जो भी प्लांट मिला, जो भी हाइब्रिड मिला, वो पिंक था। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए जो रेशियो भी निकल करके आया है वो क्या निकल करके आया है, 1:2:1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है कि अगर हम रेड वाले पेरेंट को व्हाइट फ्लावर वाले पेरेंट के साथ कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले F1 जनरेशन में हमें मिलेगा रिकॉम्बिनेंट, और इस रिकॉम्बिनेंट कह दिया मैंने, हाइब्रिड मिलेगा। और इसको अगर मैं आगे क्रॉस कराऊं तो जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर 1:2:1। सो F2 जनरेशन की जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो कुछ इस तरीके से। समझ में आई बात। अब आगे क्या पूछा गया है वो देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 5 प्लांट पिक्ड अप रैंडमली, हमसे पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 2 पिंक आने की, 2 व्हाइट आने की और 1 रेड आने की, अगर हम रैंडमली इस तरीके के किसी गार्डन में से, जहां पर इस रेशियो में ये प्लांट लगाए हुए हैं कि 25% प्लांट्स आर रेड इन कलर, 50% प्लांट्स आर पिंक इन कलर एंड 25% प्लांट्स आर व्हाइट इन कलर, ऐसे परसेंटेज में ये प्लांट्स अगर किसी गार्डन में लगाए हुए हैं, तो जब रैंडमली पिक करेंगे तो 2 पिंक आने की प्रोबेबिलिटी, 2 व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी और 1 रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। टोटल नंबर ऑफ प्लांट हम कितने पिक कर रहे हैं, टोटल हम 5 प्लांट पिक कर रहे हैं, और टोटल 5 प्लांट जो हम पिक कर रहे हैं उसमें से हमें पिंक आने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट 2 व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी और 1 रेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो जी, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है मैंने बता दिया। अब आपके पास समय दिया जा रहा है कि आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, सही आंसर बताने की, और फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करूंगा। तो जी हाँ, गिवन इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है कि जो भी गार्डन है उसके अंदर 100 प्लांट जो भी हैं उसमें से 25% रेड हैं, 50% पिंक हैं और 25% व्हाइट कलर वाले हैं। अब आपको रैंडमली आंख बंद करके गार्डन में छोड़ दिया गया, आपको 5 प्लांट उठाने हैं और उसमें से क्या होने चाहिए, 2 पिंक होने चाहिए, 2 व्हाइट होने चाहिए और 1 रेड होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में फाइंड आउट करनी है। इंग्लिश बायो, जी आपने पिछले क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप सभी से, तो कोशिश करें जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की और आंसर देने की।
सो आंसर्स देना शुरू करें, समय बीता जा रहा है। और सही आंसर यहां पर जो आने वाला है, दैट करेक्ट आंसर विल बी 11 to 2%, सॉरी 11 to 12% के बीच में हमें आंसर आना चाहिए। आंसर में भी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम सीधे आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर कि कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि कुछ लोग जो है कोशिश कर रहे होंगे समय वेस्ट ना हो, इसलिए कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास है, जिसमें अगर हम जो भी हमारे पास प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज हैं, दैट इज रेड, कैपिटल आर, दैट इज कॉल्ड एज अ रेड, आने की जो भी पॉसिबिलिटी है वो दे रखी है 1/4। और कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज पिंक, आने की जो पॉसिबिलिटी हमें यहां पर मिल रही है, दैट इज द 1/2, या आप 2/4 भी लिख सकते थे। स्मॉल आर आने की, दैट इज व्हाइट, आने की जो भी पॉसिबिलिटी है वो हमें दे रखी है 1/4। तो जो रेशियो है वो ऑलरेडी गिवन है इस फॉर्म में। अब हमें अगर फाइंड आउट करना है कि टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी, 5 अगर रैंडम प्लांट्स उठाए जाएं तो 2 रेड आने की, क्या क्या पूछा गया था देख लीजिएगा एक बार, 2 पिंक आने की, 2 व्हाइट आने की, 1 रेड आने की। सो व्हाइट, पिंक एंड रेड कितने कितने चाहिए, 2 पिंक, 2 व्हाइट, 1 रेड। सो 1 रेड आने की पॉसिबिलिटी, 2 पिंक और 2 व्हाइट की पॉसिबिलिटी हमसे पूछी गई है, मतलब टोटल 5 प्लांट हमें पिकअप करने हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले अगर हम व्हाइट को पिकअप करेंगे तो एक बार व्हाइट मिलने की पॉसिबिलिटी हमें उस पूरे के पूरे टोटल में से कितनी है। सो व्हाइट आने की जो भी पॉसिबिलिटी है दैट इज द 1/4। याद रखिएगा व्हाइट आने की पॉसिबिलिटी है 1/4, और दूसरी बार भी व्हाइट आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, दैट विल बी 1/4। अब अगर हम पिंक की बात करें, सो पिंक आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, इट विल बी 1/2, इट विल बी 1/2। और फिर से रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, इट विल बी 1/4। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो अप्रोक्सीमेट हमें जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी 1/256। तो जब हम रैंडमली पिक करेंगे तो इनके आने की पॉसिबिलिटी तो हमें यहां पर मिल गई, दैट इज 1/256। लेकिन अब हमें इस दूसरी बात का भी ध्यान रखना है कि जब मैं पहली बार उठाऊंगा तो जरूरी नहीं है कि वो व्हाइट फ्लावर ही हमारे हाथ में आए, हो सकता है पहले रेड भी आ सकता है, हो सकता है पहले पिंक भी आ सकता है, हो सकता है पहले व्हाइट भी आ सकता है। सो अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स। जब तक आप नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स नहीं कैलकुलेट करोगे तब तक इस इंफॉर्मेशन का कोई भी मीनिंग नहीं है, या फिर हम सही प्रोबेबिलिटी पर नहीं पहुंचेंगे। तो नंबर ऑफ इवेंट्स, जो भी पॉसिबल इवेंट्स है वो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ NCR। ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा सही आंसर मिलेगा। एंड पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं उसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो टोटल 5 प्लांट्स हैं, और अब हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। सो सबसे पहले हम 5 प्लांट में से अगर पिंक आने की पॉसिबिलिटी या व्हाइट आने की पॉसिबिलिटी निकालते हैं तो वो क्या होगा। सो इसको लिखेंगे 5 में से अगर हमें व्हाइट आने की पॉसिबिलिटी लेनी है तो व्हाइट कितनी बार, 2 बार। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें व्हाइट आने की पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। अब
अगर हमें पिंक फाइंड आउट करना है तो अब 5 में से 2 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो बचे 3 में से फिर 2 पिंक आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है। और अब मैं पिंक की पॉसिबिलिटी निकाल चुका हूं, व्हाइट की निकाल चुका हूं, तो 1 की बची है। तो 1 में से 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इन तीनों को जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इन तीनों को सॉल्व करने की कोशिश की जाए एक एक करके, कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3, और इस पोर्शन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10। और जैसे ही आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका फाइनल जो पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो होंगे 30। कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी हमें पता होगा, कि जैसे मैं इसमें से एक को सॉल्व करके बता दूं आपको, इसे सॉल्व करके बता दूं कि कैसे इसको किया जाएगा। दैट इज द 5 into 4 into 3 into 2 into 1 divided by, this will be 2 into 1, और यहां पर आने वाला है n-1 यहां पर लिखा जाता है, सो इट विल बी 4 into 3 into 2 into 1. सो इन दिस केस जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। एंड थोड़ा सा यहां पर करेक्शन कीजिएगा, इट विल बी 3 into 2 into 1 एंड इट विल बी 2 into 1। और अब इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ट्वेंटी बाई 2 इट विल बी 10। तो इस तरीके से यहां पर आंसर आ जाएगा 10। और जो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स थे वो हमने 30 निकाल लिए। अब फाइनली हमें क्या कर देना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 30। तो जैसे आप इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हो, और अब अगर हमें फाइनली परसेंटेज निकालना है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड फाइनली विल गेट आंसर अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग %। सो जो करेक्ट आंसर यहां पर निकल करके आएगा दिस विल बी दिस। तो ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स भी कैलकुलेट करने हैं। मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा करके कि अगर मैं पहली बार फ्लावर्स उठाऊं तो जरूरी नहीं है कि पहले दोनों रेड आएंगे, फिर पहला एक रेड आएगा, फिर दोनों व्हाइट आएंगे, और फिर दोनों पिंक आएंगे। दिस इज द वन ऑफ द पॉसिबल इवेंट। ऐसे कितने पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं? हो सकता है कि पहले पिंक आ जाए, फिर पिंक आ जाए, फिर व्हाइट आ जाए, फिर व्हाइट आ जाए, और लास्ट में रेड आए। ये हो गया दूसरा पॉसिबल इवेंट। तो जब हम रैंडमली पिक करेंगे तो कितने अलग अलग तरीके के पॉसिबल इवेंट्स भी हैं वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जब हम पॉसिबल इवेंट सही कैलकुलेट कर लेंगे तब जाकर के एक्यूरेट प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। दैट विल बी द 11%। जी हाँ, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 स्टेप यहाँ पर लग रहे हैं आपको सॉल्व करने के लिए। पहले तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली, राइट, एंड देन फाइनली हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि जो भी पॉसिबल इवेंट्स होंगे जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो इस तरीके से आज का जो भी सेशन था, आज का जो भी पोर्शन था वो हमने डिस्कस किया। ठीक, आशा करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इन द फ्यूचर। सो फ्यूचर में आपको डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर ये सारा का सारा जो भी पोर्शन है वो हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आप अगले सेशंस को भी इतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और उसी के साथ साथ कई सारी नई चीज़ें सीखेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।
थैंक यू सो मच।